139 का प्रिजम्पशन क्या है? इट इज प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर। जो कंप्लेनेंट है उसके फेवर में प्रिजम्पशन है ये। व्हाट इट सेज, कोई डाउट है क्या अभी तक? कोई डाउट नहीं, ठीक है। It shall be presumed, unless the contrary is proved, that the holder of a check received the check of the nature referred to in section 138 for the discharge in whole or in part of any debt or other liability। तो presumption ये है कि जो चेक इशू किया गया है वो चेक या तो इशू किया गया है या फिर उसने रिसीव किया है। That check has been received or issued for the discharge in whole or in part of any debt or other liability। ठीक है, अभी ये प्रिजम्पशन जो है ये कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आ जाता है। बोल सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आ जा रहा है अगर ये प्रिजम्पशन इन्होंने दे रखा हुआ है कि यहाँ पर है 139 का प्रिजम्पशन हमारा, ये कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा हमारा प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस से। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, इनोसेंस क्या बोल रहा है कि अक्यूज्ड इज इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड गिल्टी। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस यही है ना। और ये क्या बोल रहा है कि दैट द पेई हैज अ चेक फॉर डिस्चार्ज ऑफ डेट और अदर लायबिलिटी। तो ये बोल रहा है कि भाई ये जो चेक इशू किया गया है ये सही इशू किया गया है एंड द अक्यूज्ड इज नॉट इनोसेंट, ही इज द कल्प्रिट। तो यहाँ पर कोर्ट को यही डिसाइड करना है। सी द कोर्ट हैज टू डिसाइड दिस ओनली कि इन दोनों प्रिजम्पशंस के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो, है ना। अगर हम इसको ऐसे देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में हैं, देन दिस विल बी अ ह्यूज केओस, बट बोथ ऑफ द थिंग्स आर नॉट इन द कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि 138 में ही पहले दे दिया वर्ड कि अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड। तो कॉन्ट्ररी जो है वो प्रूफ अक्यूज्ड हमेशा कर सकता है, मे बी प्रूव्ड। ठीक है, तो कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो इंक्लूडिंग 138, वहां पर प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंट होगा कि अक्यूज को हम इनोसेंट बोलेंगे। यहाँ पर प्रिजम्पशन बस खाली इतना रेज करेंगे हम कि कोई लीगली डिस्चार्जेबल डेट और अदर लायबिलिटी के लिए चेक दिया गया था जिसको जो अक्यूज्ड है वो प्रूव कर सकता है कि नहीं, कोई लीगली डिस्चार्जेबल डेट के लिए नहीं दिया था। ठीक है, सो देयरफॉर द ड्रॉअर or the accused has a fair opportunity to prove that the check was not given for the discharge or debt or other liability, है ना। और यहाँ पर पेई जो है, पेई मतलब होल्डर, होल्डर जो है वो ये प्रूव करेगा कि हिज डेट और अदर लायबिलिटी अराइज हो रही है या फिर हो रही थी बिफोर द सेंडिंग ऑफ नोटिस, एंड देयरफॉर ये जो मेरे हाथ में चेक है दिस इज अ वैलिड चेक। ठीक है, देयर बाय अगर कोई ऐसा बोलता है कि ये दोनों के दोनों प्रिजम्पशंस एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट हैं विद रिस्पेक्ट टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, देन वो गलत बोल रहा है। यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। यहाँ पर एक तरफ अक्यूज को टाइम मिल रहा है कि वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर दे, ठीक है, और दूसरी तरफ जो होल्डर है, कंप्लेनेंट है, उसको भी टाइम मिल रहा है कि वो अपनी लायबिलिटी बता दे। ठीक है, ये वाली चीज जो है ये बोली गई है इस केस लॉ में, एंड दिस केस लॉ इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज बीर सिंह वर्सेस मुकेश कुमार, 2019 सुप्रीम कोर्ट। बीर सिंह वर्सेस मुकेश कुमार 2019 सुप्रीम कोर्ट। यहीं पर एक हमारा क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि सपोज करो चेक इशू कर दिया, बोर्ड पर ही आ जाओ। ड्रॉर ने क्या करा, ये चेक इशू करा और यहाँ पर बस अपने साइन कर दिए, बाकी जो एंट्रीज हैं वो कुछ भी फुलफिल नहीं करी। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट लिखना रहता है, इधर अमाउंट लिखना रहता है, यहाँ पर नाम लिखना रहता है। ये सब का सब जो है नाम और अमाउंट, और यहाँ पर वर्ड्स में अमाउंट और यहाँ पर डेट, ठीक है, ये सब का सब कंप्लेनेंट ने खुद भर लिया, अमाउंट भी भर लिया, ठीक है, खुद का नाम भी लिख लिया, बाकी सब चीजें भी लिख ली। ठीक है, बस खाली अक्यूज ने, ड्रॉर ने क्या करा, साइन करा था सिर्फ।
ठीक है, तो क्या ये वैलिड चेक है, या फिर बाकी सारी चीजें जो उसने भरी हैं वो मैटर कर जाएंगी इसके रिस्पेक्ट में। सेक्शन 20 पर आओ। सेक्शन 20 NIA, inchoate stamped instruments, where one person signs and delivers to another a paper stamped in accordance with the law relating to negotiable instruments, then in force in India, and either wholly blank or having written thereon an incomplete negotiable instrument. He thereby gives prima facie authority to the holder thereof to make or complete as the case may be upon it a negotiable instrument for any amount specified therein and not exceeding the amount covered by the stamp. ठीक है, ठीक है, तो ये क्या प्रिजम्पशन हमें दे रहा है कि अगर उसने साइन करके हैंड ओवर किया है तो ये पर्सन अथॉरिटी दे रहा है उस पर्सन को कि वो सारी की सारी एंट्रीज जो है वो फुलफिल कर ले, जो होल्डर है वो बाकी एंट्रीज जो है वो खुद फुलफिल कर सकता है। इसी रिस्पेक्ट में सेक्शन 87 पर हो। इफेक्ट ऑफ मटेरियल ऑल्टरेशन, any material alteration of a negotiable instrument renders the same void as against anyone who is a party thereto at the time of making such alteration and does not consent thereto unless it was made in order to carry out the common intention of the original parties। तो ये डिनाई कर रहा है, बोल रहा है कि कोई मटेरियल ऑल्टरेशन अगर किया तो द चेक विल नॉट बी वैलिड। ठीक है, बट जो प्रिजम्पशन है सेक्शन 20 वाला वो प्रिवेल करता है क्योंकि वहां पर कोई ऑल्टरेशन नहीं किया गया। जो सेक्शन 20 में बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि एंटायरली न्यू एंट्रीज फिल करिए। कोई अगर ऑल्टरेशन किया है, जैसे कि डेट है उसको 12 जनवरी से पलटकर 15 जनवरी कर दी, देन दैट विल बी ऑल्टरेशन, है ना, चेंजेस जो भी करेंगे। बट इंटायरली उसने फ्रेश एंट्रीज फिल करी है तो 20 और 87 के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, एक दूसरे को हिट नहीं करते हैं। Reading the next part, alteration by endorsee and any such alteration if made by an endorsee discharges his endorser from, ठीक है, या अदर किसी और चीज के बारे में बात करें। बाकी हमारे लिए इतना रिलेवेंट था। ये जो क्वेश्चन है ये डिसाइड किया गया है इस केस में। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स वर्सेस प्रबोध कुमार तिवारी। It is 2022 सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि ये 2 जजेस बेंच था और इसमें हमारे जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स वर्सेस प्रबोध कुमार तिवारी 2022 सुप्रीम कोर्ट, 2 जजेस बेंच। केस लॉ करा है उसके अंदर यही बोला गया है कि अगर किसी और ने चेक साइन करा है, मतलब चेक जो है वो ड्रॉर ने ही साइन करा है बट किसी और ने उसकी रेस्ट ऑफ द एंट्रीज लिखी है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू दिस केस लॉ अगेन। त्रियंबका या त्रियंबक एस के एस हेगड़े वर्सेस श्रीपद। इट इज 2021 सुप्रीम कोर्ट। ये वाला केस 3 जजेस बेंच का है। ऑथर कौन था एक बार इसमें देख लेना आप लोग। ये पीटी में आपसे पूछा जा सकता है। त्रियंबक एस हेगड़े वर्सेस श्रीपद 2021 सुप्रीम कोर्ट, 3 जजेस बेंच। इसमें बोला है कि इफ द सिग्नेचर ऑन द चेक इज एडमिटेड, if the signature on the check is admitted, then a presumption shall be raised under section 139. Signature on the check is admitted, then a presumption shall be raised under section 139. Signature admit कर लिया तो presumption 139 का raise कर लिया जाएगा। 139 का presumption क्या है ये बताने की जरूरत है नहीं, मैंने बता दी आपको ऑलरेडी कि 139 के अंदर presume ये करेंगे कि जो चेक है वो लीगली डिस्चार्जेबल डेट के लिए दिया था या फिर अदर लाइबिलिटी के लिए दिया था, बस इतना सा presumption है। ठीक है, अब एक और केस लॉ यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड दैट इज
कि जैसे कि अभी हमने प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस और प्रिजम्पशन ऑफ सेक्शन 139 के बीच का डिफरेंस करा, तो यहाँ पर अक्यूज्ड को किस रिलेवेंस तक अपना केस प्रूव करना है। देखो, कंप्लेनेंट को कहाँ तक प्रूव करना है, कंप्लेनेंट यहाँ पर इज द सोर्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन, है ना, तो उसको अपना केस जो है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना है, कि कोई डाउट ना रह जाए कि भाई हाँ, ये जो चेक इशू किया गया है वो फॉर द डिस्चार्ज ऑफ अ डेट और अदर लाइबिलिटी करा गया था। तो कंप्लेनेंट को अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना है, बट विद रिस्पेक्ट टू अक्यूज्ड उसे अपना केस प्रूव करना है टू द प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कि कोई भी रीजनेबल और प्रूडेंट पर्सन ये समझ पाए कि जो चीज जो रिबटल अक्यूज लेकर आया है वो करेक्ट है। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में है हमारे पास ये केस लॉ, दैट इज सुमेति विज वर्सेस एमएस पैरामाउंट। इट इज ऑल्सो 2021 सुप्रीम कोर्ट, बट ये 2 जजेस बेंच है। इसके भी जस्टिस का नाम एक बार देख लेना। 139 क्लियर है आप लोगों को? कहाँ तक प्रूफ होगा, कैसे प्रूफ होगा, ये सब हो गया। ठीक है।